ये एलिड वेव थ्योरी फुल कोर्स सीरीज का लेसन नंबर 13 है, इरेगुलर करेक्शन पैटर्न। इरेगुलर करेक्शन पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है एलिड वेव थ्योरी का, क्योंकि 70 to 80% ऑफ द टाइम मार्केट में बस दो ही करेक्टिव पैटर्न रिपीट होते हैं, जो है सिंपल जिगजैग एंड इरेगुलर करेक्शन। बाकी करेक्टिव पैटर्न जो है वो रेयर पैटर्न है और ओनली 20 to 30% ऑफ द टाइम ही मार्केट में बनते हैं। और इरेगुलर करेक्शन पैटर्न माइल्ड कॉम्प्लेक्स भी है, ये ट्रेडर्स को, एनालिस्ट को कंफ्यूज करता है। और अगर जब इरेगुलर करेक्शन पैटर्न फॉर्म होता है तब फास्ट ब्रेकआउट होता है। मार्केट छोटे मोटे वीक ट्रेडर्स के दोनों साइड का स्टॉप लॉस ट्रिगर करती है, उनको मार्केट से आउट करती है, देन अपनी जो डायरेक्शन है और अपना ट्रेंड है उसको रिज्यूम करती है। और इरेगुलर करेक्शन पैटर्न की जो लास्ट लेग होती है वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होती है, वो डराती है नॉर्मल ट्रेडर्स को, मार्केट से आउट करती है एंड देन एक रिवर्सल आता है। अगर आपने इरेगुलर करेक्शन पैटर्न को अच्छी तरह समझ लिया तो ये समझ जाएंगे कि मार्केट में फास्ट ब्रेकआउट क्यों होते हैं, फॉल्स सिग्नल्स क्यों आते हैं। और एक टाइम आता है मार्केट में जब मार्केट आपको डराती है, आप एक कॉन्फिडेंट ट्रेडिंग डिसीजन नहीं ले पाते, आपको लगता है मार्केट और नीचे जाएगी लेकिन वो एकदम से रिवर्स हो जाती है। इसलिए रेगुलर करेक्शन पैटर्न को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने रेगुलर करेक्शन पैटर्न को समझ लिया तो आप एक मार्केट की रियलिटी को समझ जाएंगे कि फास्ट ब्रेकआउट क्यों होते हैं, और जब दोनों तरफ के स्टॉप लॉस होते हैं वो क्यों ट्रिगर होते हैं, मार्केट में जब डर बनता है वो क्यों बनता है, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। और इस लेसन के लास्ट में मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा, कुछ ट्रिक्स भी एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि हम इरेगुलर करेक्शन पैटर्न को पहले से ही पहचान सकते हैं और इरेगुलर करेक्शन पैटर्न कंप्लीट होने के बाद रिवर्सल को भी बड़ी आसानी से कॉन्फिडेंट के साथ पकड़ सकते हैं। इरेगुलर करेक्शन का कंप्लीट होना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि उसके बाद का जो रिवर्सल होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है और बड़ा होता है। तो ये इरेगुलर करेक्शन को आइडेंटिफाई करने की ट्रिक्स, और जब इरेगुलर करेक्शन कंप्लीट हो जाती है तो उसको कंफर्म करने की ट्रिक्स को मैं इस लेसन के लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। एलिड वेव थ्योरी के सारे सिंपल पैटर्न मैंने पहले से एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब जो भी नेक्स्ट पैटर्न एक्सप्लेन किए जाएंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे, थोड़े टफ होंगे, तो जिनको समझना इंपॉर्टेंट है तो आगे आने वाले सारे लेसन्स को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा अगर आप एलिड वेव थ्योरी को प्रैक्टिकली यूज करना चाहते हैं ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अब स्टार्ट करते हैं कि ये इरेगुलर करेक्शन पैटर्न है क्या। लास्ट लेसन नंबर 12 में हमने सिंपल जिगजैग करेक्शन को समझा, जो कि एक सिंपल करेक्टिव पैटर्न है। ये 3 वे पैटर्न होता है ए बी सी। वेव ए के बाद वेव बी जो होती है वो स्टार्ट ऑफ वेव ए से पहले कंप्लीट होती है, एंड देन जो वेव सी होती है वो वेव ए के एंड के बाद कंप्लीट होती है। ये एक सिंपल जिगजैग पैटर्न है। लेकिन कभी कभार इसी एबीसी पैटर्न में वेव बी वेव ए के स्टार्ट पॉइंट को क्रॉस कर जाती है, मतलब वेव बी जो होती है वेव ए से बड़ी हो जाती है। और जब ये कंडीशन फॉर्म होती है तो जो पैटर्न फॉर्म होता है उसको हम इरेगुलर करेक्शन पैटर्न बोलते हैं। सिंपल जिगजैग एक नॉर्मल पैटर्न है, अप डाउन या डाउन अप डाउन मूव। लेकिन इरेगुलर करेक्शन में वेव बी जो होती है वो इरेगुलर हो जाती है, वेव बी होती है वो वेव ए के स्टार्ट पॉइंट को क्रॉस कर जाती है, इसको हम इसलिए इरेगुलर करेक्शन बोलते हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशन है इरेगुलर करेक्शन पैटर्न की। जब भी वेव बी वेव ए के स्टार्ट पॉइंट को क्रॉस कर जाती है तो उसको इरेगुलर करेक्शन पैटर्न बोला जाता है। अब हम इस इरेगुलर करेक्शन पैटर्न के स्ट्रक्चर, फिबोनाची कैलकुलेशंस, गाइडलाइंस, रूल्स समझेंगे, ताकि जब भी इरेगुलर करेक्शन पैटर्न फॉर्म हो इसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएं। तो सबसे पहले इस इरेगुलर करेक्शन पैटर्न का स्ट्रक्चर क्या होता है। इरेगुलर करेक्शन पैटर्न के 2 स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है 535 और दूसरा होता है 335। 535 स्ट्रक्चर का मतलब इस करेक्शन में वेव ए इंपल्स होती है 5 वेव मूव, वेव बी करेक्टिव होती है 3 वेव मूव, और वेव सी इंपल्स होती है। वेव सी तो हर करेक्शन में चाहे कोई भी पैटर्न हो उसमें इंपल्स ही होती है। तो जब इरेगुलर करेक्शन की वेव ए जो है वो इंपल्स हो 5 वेव मूव, तब हम इसे 535 इरेगुलर करेक्शन पैटर्न बोलते हैं। लेकिन इरेगुलर करेक्शन में वेव ए जो है वो 3 वे भी हो सकती है, वो एबीसी पैटर्न भी हो सकता है। ये मैंने लेसन नंबर 10 जिसमें मैंने एलिड वेव पैटर्न एक्सप्लेन किए थे उसमें समझाया था कि वेव ए जो है वो इंपल्स भी हो सकती है और 3 वेव पैटर्न भी हो सकता है, करेक्टिव भी हो सकती है। तो वेव ए जब करेक्टिव होती है वो इस इरेगुलर करेक्शन में होती है। तो जब वेव ए 3 वे पैटर्न होता है, एबीसी होती है, वेव बी तो हमेशा करेक्टिव ही होती है, 3 वे पैटर्न ही होता है, और वेव सी वो भी हमेशा इंपल्स ही होती है, 5 वे पैटर्न ही होता है। तो जब ये स्ट्रक्चर
बनता है वेव ए 3 वेव, वेव बी 3 वेव और वेव सी 5 वेव। तो स्ट्रक्चर बनता है 3-3-5। तो जब भी इरेगुलर करेक्शन पैटर्न में वेव ए जो होती है वो 3 वे पैटर्न होता है, करेक्टिव होता है, तो इरेगुलर करेक्शन पैटर्न का स्ट्रक्चर होता है 3-3-5। तो इरेगुलर करेक्शन के ये दो स्ट्रक्चर हो सकते हैं, 5-3-5 और 3-3-5। अब सिंपल जिगजैग करेक्शन में एक कंडीशन थी कि वेव सी जो है वो हमेशा वेव ए के एंड के बाद ही कंप्लीट होगी, लेकिन इरेगुलर करेक्शन में ऐसा रूल नहीं है। इरेगुलर करेक्शन में वेव बी जो होती है वो वेव ए के स्टार्ट पॉइंट को क्रॉस कर जाती है, इसलिए वेव सी को भी वेव ए के एंड पॉइंट के बाद कंप्लीट होना जरूरी नहीं है। इरेगुलर करेक्शन की वेव सी वेव ए के एंड पॉइंट से पहले भी कंप्लीट हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने वाला कि इरेगुलर करेक्शन की वेव सी वेव ए के एंड पॉइंट से पहले भी कंप्लीट हो सकती है। और इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने वाला कि जो वेव ए 3 वे पैटर्न होता है वो सिर्फ इरेगुलर करेक्शन में या फ्लैट करेक्शन में होता है। फ्लैट करेक्शन में नेक्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगा। ये दो पॉइंट आपको एक करेक्टिव पैटर्न को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प करेंगे। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन यही ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको मोस्ट प्रोबेबल वेव काउंट तक पहुंचाएगी या मोस्ट एक्यूरेट वेव काउंट तक पहुंचाएगी जब आप रियल एनालिसिस करेंगे। तो इरेगुलर करेक्शन की अगर आप फिबोनाची कैलकुलेशंस को देखें, नॉर्मली जो वेव बी होती है वो वेव ए को 100 से लेके 123% तक रिट्रेस करती है, लेकिन इसकी कोई डेफिनेट मैक्सिमम लिमिट नहीं है। और वेव सी की कम से कम प्रोजेक्शन लिमिट वही है जो नॉर्मल मैंने वेव सी की प्रोजेक्शन लिमिट में समझाया था। कम से कम वेव सी की प्रोजेक्शन लिमिट इरेगुलर करेक्शन में होती है 61.8%। और नॉर्मली हम इरेगुलर करेक्शन की वेव सी को वेव ए के एंड पॉइंट के आसपास कंप्लीट होना एक्सपेक्ट करते हैं। इसमें कुछ और भी कंडीशंस हैं, प्रैक्टिकल कंडीशन, जो कि जब रियल चार्ट पे कंडीशंस बनती हैं तभी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इरेगुलर करेक्शन का हमने डेफिनेशन समझ ली, इसके स्ट्रक्चर समझ लिए, इसकी फिबोनाची कैलकुलेशन समझ ली। अब और देख लेते हैं कि और किस तरह की इरेगुलर करेक्शन बन सकती है। ये इरेगुलर करेक्शन बहुत बार डबल इरेगुलर करेक्शन भी हो सकती है और 2 से ज्यादा इंटरनल इरेगुलर करेक्शन पैटर्न बन सकते हैं एक ही इरेगुलर करेक्शन पैटर्न में। थोड़ा सा टफ लगेगा समझने में, लेकिन ध्यान से देखिए। बहुत बार क्या होता है, स्पेशली 3-3-5 इरेगुलर करेक्शन पैटर्न में जो वेव ए होती है उसमें एबीसी पैटर्न रहता है, उसकी इंटरनल वेव बी इरेगुलर होती है, एंड देन ए के बाद जो मेन वेव बी है वो भी इरेगुलर हो जाती है और उसके बाद सी आती है। तो इस केस में क्या हुआ, वेव ए की इंटरनल वेव बी भी इरेगुलर हो गई एंड देन मेजर वेव बी भी इरेगुलर हो गई। इसमें आपके 2 इरेगुलर करेक्शन पैटर्न बन गए। तो जब ऐसा पैटर्न होता है आप इसको डबल इरेगुलर करेक्शन भी बोल सकते हैं। और सिर्फ ये नहीं, इसके अंदर और भी इरेगुलर करेक्शन पैटर्न रिपीट हो सकते हैं। अगर आपने ये बेसिक इरेगुलर करेक्शन पैटर्न को समझ लिया तो उसके अंदर इंटरनल में चाहे कितने भी इरेगुलर करेक्शन पैटर्न बने आप उन सबको समझ जाएंगे। तो ये मैंने एग्जांपल दी है कि ऐसे डबल इरेगुलर करेक्शन भी बन सकती है। और इस इरेगुलर करेक्शन को नॉर्मल एलिड वेव थ्योरी लैंग्वेज में बोला जाता है फ्लैट करेक्शन। लेकिन फ्लैट करेक्शन के कुछ और रूल्स हैं, वो मैं नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा। और जब ये डबल इरेगुलर बन जाती है, जहां रिपीटेड इरेगुलर करेक्शन बनती हैं एक मेजर इरेगुलर करेक्शन पैटर्न में, तो उसको नॉर्मल एलिड वेव थ्योरी की लैंग्वेज में एक्सपेंडेड फ्लैट करेक्शन भी बोलते हैं। लेकिन मैं इसको इरेगुलर करेक्शन ही बोलता हूं, क्योंकि इरेगुलर करेक्शन जो नाम है वो इस करेक्टिव पैटर्न की पर्सनैलिटी को भी बता देता है। ये तो हो गया इरेगुलर करेक्शन पैटर्न का स्ट्रक्चर, फिबोनाची कैलकुलेशंस, रूल्स और गाइडलाइंस। अब इस इरेगुलर करेक्शन की पर्सनैलिटी या ये कैसे फास्ट ब्रेकआउट देती है, कैसे वीक ट्रेडर्स को मार्केट से आउट करती है, कैसे ये डिस्ट्रक्टिव होती है या वीक ट्रेडर्स को डराती है, वो सब हम चार्ट्स पे प्रैक्टिकल एग्जांपल में देखेंगे। क्योंकि इस इमेजिनरी इलस्ट्रेशन में हम इसकी पर्सनैलिटी को अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे। तो अब हम सीधे चार्ट्स पे चलते हैं और उस पे देखते हैं कि प्रैक्टिकली इरेगुलर करेक्शन पैटर्न दिखने में कैसा लगता है रियल चार्ट्स पे, इसकी पर्सनैलिटी क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये कैसे फास्ट ब्रेकआउट देती है, कैसे मार्केट में कंफ्यूजन क्रिएट करती है, और हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो ट्रिक्स, वो स्किल्स, वो सारी मैं अभी चार्ट्स पे एक्सप्लेन करूंगा। तो इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल चार्ट्स पे ध्यान से देखिए। ये निफ्टी का चार्ट है, एक्चुअली ये 2018 का मूव है।
मैंने ये सिलेक्ट इसलिए किया है एग्जांपल देने के लिए क्योंकि इसमें सारे टाइप की इरेगुलर करेक्शन बन चुकी हैं, सिंपल भी हैं और कॉम्प्लेक्स भी हैं, डबल इरेगुलर भी है। और अगर एक इरेगुलर करेक्शन पैटर्न को अच्छी तरह समझना है तो ये चार्ट सबसे सूटेबल है। तो इरेगुलर करेक्शन को समझते हैं। पहले हम यहाँ स्टार से समझेंगे। इस बाउंस के बाद के मूव को मैं वेव काउंटिंग देता हूं। जैसे यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहां वेव 4 है और ये वेव 5 है। अब यहां पे वेव 3 यहां कंप्लीट हुई है, इस पॉइंट पे यहां से वेव 4 स्टार्ट हुई है और यहां पे वेव 4 एंड हुई है। हुआ क्या, यहां वेव 4 इस वेव 3 के टॉप के ऊपर भी गई है एंड देन जो कंप्लीट हुई है वो जो वेव 4 का लोएस्ट पार्ट था बीच में, उसके ऊपर ही कंप्लीट हुई है। तो अब हम जो भी मैंने रूल्स एक्सप्लेन किए हैं इरेगुलर करेक्शन पैटर्न के, उनको हम यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे। थोड़ा क्लोज करता हूं इस पैटर्न को, इसको अच्छी तरह देखते हैं। यहाँ वेव 3 कंप्लीट हुई है, ये 4 है, ये 5 है। 3 एंड होने के बाद अगर हम डिक्लाइन को देखें तो वो हमें कुछ ऐसा लग रहा है ABC। अब क्या इसके बाद का जो हमें बाउंस दिख रहा है वो भी ABC दिख रहा है एंड उसके बाद का डिक्लाइन है वो स्ट्रेट है, इंपल्सिव दिख रहा है। तो यहाँ क्या हुआ, एक ABC वेव डाउन साइड, देन एक ABC वेव अप साइड, देन एक डिक्लाइन। तो ये जो पैटर्न बन रहा है ये इरेगुलर करेक्शन पैटर्न है। ये A, ये B और ये C। तो यहां पे हमें एक इरेगुलर करेक्शन पैटर्न दिख गया। इसमें क्या हुआ है, जो वेव B कंप्लीट हुई है वो वेव A के स्टार्ट पॉइंट के ऊपर कंप्लीट हुई है, तो ये इरेगुलर करेक्शन हो गई। अब इसके बाद का जो नेक्स्ट बाउंस है वो भी ABC है। 3 वेव मूव है, ये इंपल्सिव मूव नहीं है। तो ये भी यहाँ पे 3 वेव मूव हो गया। एक हमें 3 वेव मूव यहां तक दिखा, करेक्टिव पैटर्न कंप्लीट हुआ, फिर ऊपर की तरफ एक और 3 वेव मूव, देन फिर से एक डिक्लाइन हो गया। ये डिक्लाइन हमें इंपल्सिव लग रहा है, ये स्ट्रेट डिक्लाइन है। तो यहाँ पे फिर ओवरऑल क्या पैटर्न क्या बन गया, इस 3 के बाद ये पहला जो ABC वेव कंप्लीट हुआ है ये वेव A, दूसरा ABC कंप्लीट हुआ है ऊपर की तरफ ये वेव B, और ये जो डिक्लाइन हुआ है ये वेव C। इसको मैं डिग्री कोई और दे देता हूँ, कलर भी कोई और दे देता हूँ, काउंट्स को मैं चेंज करता हूँ ताकि ये काउंट्स अच्छी तरह देखें। यस, 3 कंप्लीट होने के बाद हमें एक ABC डिक्लाइन दिखा, लेकिन उसके बाद एक ABC बाउंस हुआ एंड देन एक शार्प डिक्लाइन हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 3 कंप्लीट होने के बाद अगर इस पॉइंट पे वेव 4 कंप्लीट हुई होती तो वेव 5 जो है वो 5 वे पैटर्न होना चाहिए, लेकिन हमें एक ABC पैटर्न दिखने के बाद एक करेक्टिव पैटर्न अपसाइड दिखा जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे वेव 5 एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वेव 5 के अंदर इंपल्स पैटर्न होना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 वे पैटर्न कंप्लीट होने के बाद डिक्लाइन हो गया, तो ये वेव B बन गई। ये करेक्टिव पैटर्न बन गया जो कि वेव B है इरेगुलर करेक्शन की, और ये पूरी ABC जो है इरेगुलर करेक्शन पैटर्न बन गया। इसके बाद हमें लगा कि यहाँ पे इरेगुलर करेक्शन पैटर्न कंप्लीट हो चुका है एंड देन वेव 5 चलेगी, लेकिन इस वेव 5 के अंदर भी हमें 3 वे पैटर्न दिखा, अगेन डिक्लाइन हो गया। जब ये 3 वे पैटर्न फॉर्म होने के बाद डिक्लाइन हुआ तो ये कंफर्म हो गया कि ये वेव 5 नहीं है। वेव 5 नहीं है तो क्या हो सकता है, अपसाइड करेक्टिव पैटर्न जो होता है वो इरेगुलर करेक्शन की वेव B ही हो सकती है। तो फिर ये वेव B हो गई एंड उसके बाद नीचे जो डिक्लाइन आया C आया, तो इस C के साथ यहाँ वेव 4 कंप्लीट हुई एंड उसके बाद जो वेव 5 गई है वो इंपल्स गई है। तो ये जो इरेगुलर करेक्शन पैटर्न बना है, जो फर्स्ट वेव A है, ये एक नॉर्मल 335 इरेगुलर करेक्शन पैटर्न है। ये नॉर्मल 335 इरेगुलर करेक्शन पैटर्न है, लेकिन जो 3 से लेके 4 तक जो ओवरऑल इरेगुलर करेक्शन पैटर्न है ये डबल इरेगुलर करेक्शन पैटर्न है। इसको डबल इरेगुलर क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये वेव A की जो इंटरनल वेव B है ये इरेगुलर है, ये वेव A के स्टार्ट पॉइंट को क्रॉस कर गई, और उसके बाद जो वेव B है वो भी इरेगुलर हो गई। तो यहाँ पे इस ओवरऑल वेव 4 के अंदर 2 इरेगुलर करेक्शन बनी है, वेव A में भी इरेगुलर करेक्शन बनी है, B भी इरेगुलर है, तो ये डबल इरेगुलर करेक्शन हो गई। ऐसी करेक्शन को नॉर्मल एडेड वेव थ्योरी की लैंग्वेज में एक्सपेंडेड फ्लैट करेक्शन भी बोला जाता है। लेकिन जब वो एक्सपेंडेड फ्लैट बोलते हैं तो उसके इंटरनल वेव्स के रूल्स एंड गाइडलाइंस को इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन जब मैं इसको डबल इरेगुलर करेक्शन बोलता हूं, आपने इरेगुलर करेक्शन को समझा तो डबल इरेगुलर करेक्शन से ही आपको समझ आ जाएगा कि इसके अंदर का स्ट्रक्चर क्या बना है। इसलिए मैं इसको इरेगुलर करेक्शन या डबल इरेगुलर करेक्शन बोलता हूं, ना कि एक्सपेंडेड फ्लैट या फ्लैट करेक्शन। अब इसके बाद ये जो मूव है यहां से लेके यहां तक का, इसके अंदर भी रिपीटेड इरेगुलर करेक्शंस बनी है। मैं अभी वो इरेगुलर करेक्शंस भी आपको एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको इस इरेगुलर करेक्शन पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाए। इस इरेगुलर करेक्शन पैटर्न की ज्यादा एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि
ये बहुत ही रिपीटेड फॉर्म होने वाला पैटर्न है, बहुत बार बनता है और ये धोखा भी देता है। तो इसको समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको समझ लिया तो जब मेजॉरिटी डर रही होती है ट्रेड एंटर करने में, तब आप कॉन्फिडेंस के साथ एंट्री लेंगे। ये पूरा पैटर्न समझना आपके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा। सबसे पहले मैं इस पैटर्न को एक्सप्लेन करूंगा। यहां पे आपको एक इरेगुलर करेक्शन पैटर्न दिख जाएगा जो कि होगा ऐसे ए, ये बी, ये सी। इसमें वे बी के अंदर हमें क्लियरली 3 वे पैटर्न दिख रहा है, ये करेक्टिव ही है। तो अपसाइड करेक्टिव पैटर्न है, तो ये रेगुलर करेक्शन ही है। तो ये यहां से लेके ए, ये बी, ये सी, इसमें क्या है, जो वेव बी है वो वेव ए के स्टार्ट पॉइंट को क्रॉस कर चुकी है, तो ये रेगुलर करेक्शन पैटर्न है। तो ये समझ आ गया, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूं। अब जो ये रेगुलर करेक्शन पैटर्न बना है, ये करेक्टिव पैटर्न है। यहाँ वेव 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, बी हो सकता है। इस पूरे मूव को ज्यादा डीप में जाके समझेंगे तो अभी आपको समझ नहीं आएगा। आप बस इरेगुलर करेक्शन के कॉन्सेप्ट को समझिए, बाकी जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो ये सब पूरा स्ट्रक्चर भी आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो ये एबीसी पैटर्न एक करेक्टिव पैटर्न है। तो ये या तो 2 हो सकता है या 4 हो सकता है, बी हो सकता है। ये 4 नहीं हो सकता क्योंकि ये 2 लोज के बीच में बना है, क्योंकि 4 होगा तो 5 हमें नहीं दिख रही, तो ये पैटर्न वेव 4 नहीं हो सकता। 2 हो सकता है तो बी हो सकता है। ठीक है, मैं इसको 2 मार्क करने की कोशिश करता हूं। ये पैटर्न 2 हो सकता है, 2 यहां होगा तो वेव 1 यहां होगा, वेव 1 यहां होगा तो वेव 1 यहां से स्टार्ट हुई होगी। तो मैं कोशिश करता हूं वेव 1 2 3 मार्क करने की, लेकिन अगर ऐसे 1 2 3 मार्क करूंगा तो इसके बाद दोबारा से डिक्लाइन हो गया है, ओवरलैप कर दिया, तो ये 1 2 3 भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो करेक्टिव पैटर्न बना है ये वेव बी ही है, ना 2 है ना 4 है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम बी बनाएंगे। वेव बी का एंड होगा तो वेव बी का स्टार्ट पॉइंट यहां होगा, मतलब ए यहां होगी। अगर ए यहां होगी तो ए स्टार्ट यहां से हुई होगी। तो अब मैं क्या करता हूं, यहां ए मार्क करता हूं, ये बी मार्क करता हूं और ये सी। तो ये नॉर्मल करेक्टिव पैटर्न हो गया। नॉर्मल मतलब ये वेव ए यहां से लेके यहां तक इंपल्स वेव है, तो ए कंप्लीट हो गया। वेव बी जो है इरेगुलर है, क्योंकि वेव बी की जो इंटरनल वेव बी है वो इरेगुलर हो चुकी है, एंड ये इंपल्स वेव है वेव सी। तो ये जो करेक्टिव पैटर्न हो गया ये सिंपल जिगजैग हो गया। ये ब्राउन वाला एबीसी सिंपल जिगजैग है, 5-3-5 स्ट्रक्चर, इंपल्स करेक्टिव इंपल्स। लेकिन इस सिंपल जिगजैग एबीसी वेव की जो इंटरनल वेव बी है वो इरेगुलर है, वो 5-3-5। अब सारे स्टेप्स हम रिपीट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो वेव एबीसी जो यहां से इस पॉइंट से स्टार्ट हुई है, जो इस पॉइंट से स्टार्ट हुई है और यहां कंप्लीट हुई है, ये ओनली वेव बी हो सकती है, ना 2 हो सकती है ना 4 हो सकती है। क्योंकि अगर ये 2 होगी यहां तो वेव 1 यहां होगी, अगर वेव 1 यहां होगी तो 2 जो है वो वेव 1 के स्टार्ट पॉइंट को क्रॉस कर चुकी है, तो ये 2 नहीं हो सकती और ना ही ये वेव 4 हो सकती है। तो ये जो ब्राउन वाली एबीसी है ये क्या हो सकता है, ये भी अगर यहां वेव बी कंप्लीट हुई होगी तो यहां वेव ए कंप्लीट हुई होगी। यहां से वेव बी स्टार्ट हुई है, यहां पे वेव ए एंड हुई होगी, और यहां पे वेव अगर ए एंड हुई है तो यहां से वेव ए स्टार्ट हुई होगी। तो यहां पे मैं फिर से वेव काउंटिंग मार्क करूंगा। इस पॉइंट से वेव ए स्टार्ट हुई है, जो यहां कंप्लीट हुई है। ये जो पूरी एबीसी ब्राउन वाली करेक्शन है ये वेव बी है, जो यहां कंप्लीट हुई है, एंड देन ये वेव सी है। जो ये ग्रीन वाली एबीसी है ये भी इरेगुलर करेक्शन है, क्योंकि यहां से वेव ए स्टार्ट हुई है, बी इसको क्रॉस की है। तो यहां हमारे पास इस पॉइंट से ए बी सी वेव कंप्लीट हुई है, वो जो है इरेगुलर करेक्शन है। उसके अंदर भी एक सिंपल जिगजैग करेक्शन है, उस सिंपल जिगजैग के अंदर एक इरेगुलर करेक्शन है। तो ये भी बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप की इरेगुलर करेक्शन बनी है, जिसके अंदर रिपीटेड इरेगुलर करेक्शंस बनी हैं। तो यहाँ पे बाकी रूल चेक कर लेते हैं, मैं बारी बारी करके बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। ये जो ब्लैक वाली एबीसी है, ब्लैक ए बी सी, इसमें जो वेव सी है वो वेव ए के एंड पॉइंट के नीचे कंप्लीट हुई है। और अगर हम इस इरेगुलर करेक्शन पैटर्न को देखें जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क कर रखी है सर्कल में एबीसी, इसमें जो वेव सी है वो वेव ए के एंड पॉइंट से पहले ही कंप्लीट हो चुकी है। जैसे कि मैंने जब एक्सप्लेन किया था, ये पैटर्न रूल्स में समझाया था कि इरेगुलर करेक्शन पैटर्न में वेव सी है वेव ए के एंड पॉइंट से पहले भी कंप्लीट हो सकती है, क्योंकि
जो वेव बी है वो ऑलरेडी वेव ए के स्टार्ट पॉइंट को क्रॉस कर चुकी है, तो वेव सी भी इससे पहले कंप्लीट हो सकती है। लेकिन सिंपल जिगजैग करेक्शन पैटर्न में ऐसा नहीं होता। सिंपल जिगजैग करेक्शन पैटर्न में जो वेव सी है वेव ए के बाद ही कंप्लीट होनी चाहिए। यहाँ पे इसी रेंज में मैंने आपको 3-4 इरेगुलर करेक्शन पैटर्न की एग्जांपल्स दे दी हैं, जो कि प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। हर टाइप की इरेगुलर करेक्शन यहाँ फॉर्म हुई है। एक सिंपल इरेगुलर करेक्शन भी, डबल इरेगुलर करेक्शन भी, ऐसी इरेगुलर करेक्शन जिसमें वेव सी वेव ए के बाद कंप्लीट हुई है, ऐसी इरेगुलर करेक्शन जिसमें वेव सी वेव ए के पहले कंप्लीट हुई है। तो ये पैटर्न्स की एग्जांपल्स हो गई। अब हम चलते हैं इसकी पर्सनैलिटीज पे। सबसे पहली पर्सनैलिटी इरेगुलर करेक्शन की वो ये कि इरेगुलर करेक्शन हमेशा एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का इंडिकेशन होता है। इरेगुलर करेक्शन जो होती है वो अगेंस्ट द ट्रेंड बनती है। करेक्टिव पैटर्न है, या 2 होगा या 4 होगा या B होगा, एंड उसके बाद एक इंपल्स पैटर्न आएगा। 2 होगा तो उसके बाद 3 आएगा, जो कि एक इंपल्सिव पैटर्न है, बहुत बड़ी होती है। अगर इरेगुलर करेक्शन 4 होगा तो उसके बाद एक 5 आएगी। अगर ये B होगा तो C आएगा। यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे ये वेव 1 है और ये वेव 2 है जो एज ए इरेगुलर करेक्शन कंप्लीट हुई है, एंड ये आगे वेव 3 आ रही है। आगे 4-5 जाके आगे बनी होगी। यहां देखूं तो यहां आगे जाके ये 4-5 आगे जाके बनी होगी। तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का मतलब ये जो वेव 1 बनी है ये एक्चुअली मेन ट्रेंड है। ये मेन ट्रेंड है और ये जो करेक्टिव पैटर्न बना है अगेंस्ट द ट्रेंड है, एंड इसके बाद जो न्यू बाउंस स्टार्ट होगा वो फिर से मेन ट्रेंड है। तो मेन ट्रेंड इसमें अप है और जो इरेगुलर करेक्शन पैटर्न बना है वो अगेंस्ट द ट्रेंड बना है। जब भी रेगुलर करेक्शन फॉर्म होती है उसका मतलब ये रहता है कि ये जो वेव 1 वाला ट्रेंड है, जो पहले से ट्रेंड चल रहा था, जिसके अगेंस्ट में रेगुलर करेक्शन बनी है, वो ट्रेंड बहुत ही स्ट्रांग होता है। क्योंकि यहाँ पे एक नॉर्मल जो सिनेरियो है, जो नेचुरल फेनोमिना है, वो ये है कि एक वेव 1 के बाद जो करेक्टिव बनेगी वो जिगजैग बनेगी। लेकिन इसमें क्या हुआ, करेक्टिव पैटर्न की वेव ए आई, लेकिन उसकी बी जो है वो इस ए को क्रॉस कर गई, यहाँ पे इरेगुलर हो गई। मतलब ये कि जो अपसाइड था वो स्ट्रांग था। करेक्टिव पैटर्न फॉर्म होना है, लेकिन नीचे से जो बायर्स हैं, बड़े बड़े बायर्स हैं, वो प्राइस को ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि जो ऊपर की तरफ ट्रेंड स्ट्रांग है, जब भी रेगुलर करेक्शन कंप्लीट होती है, कंप्लीट होने के बाद जो अपसाइड होता है वो स्ट्रांग होता है, ज्यादातर तेज भी होता है, फास्ट भी होता है, स्ट्रांग ही होता है। फास्ट होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्ट्रांग होता है और बड़ा होता है ज्यादातर। तो जब भी रेगुलर करेक्शन कंप्लीट होती है, इस केस पे कंप्लीट होने के बाद हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि हम एक बड़े ट्रेंड को पकड़ सकें। तो ये याद रखना है, जब भी रेगुलर करेक्शन फॉर्म होती है वो एक स्ट्रांग ट्रेंड का इंडिकेशन होता है। मतलब इरेगुलर करेक्शन कंप्लीट होने के बाद उसके ऑपोजिट साइड का जो ट्रेंड होगा वो स्ट्रांग और बड़ा या लंबा या लार्ज हो सकता है। लेकिन इस इरेगुलर करेक्शन को हम एडवांस में नहीं पहचान सकते, और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब ये कंप्लीट हो जाती है तब ये क्लियर पैटर्न दिखता है। जब कंप्लीट होती है तो हमें एबीसी पैटर्न दिखता है कि यहाँ पे बीच में कहीं अपसाइड एबीसी बना है, जो कि 5-वे पैटर्न नहीं है, 3-वे पैटर्न है। उसके बाद एक इंपल्स आई है, जब इंपल्स फॉर्म होती है तो हमें यहीं पे पता चल जाता है इरेगुलर करेक्शन बनने वाली है या इरेगुलर करेक्शन कंप्लीट होने वाली है। तो यहाँ पे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ और टेक्निक्स भी हैं जो मैं अभी कुछ देर में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये ट्रेडर्स को कंफ्यूज कैसे करती है, या फॉल्स ब्रेकआउट कैसे देती है, या वीक ट्रेडर्स को आउट कैसे करती है। तो उसके लिए सारी ड्राइंग्स में डिलीट करता हूं, बस इस इरेगुलर करेक्शन पैटर्न को देखूंगा, यहाँ पे उसकी एग्जांपल अच्छी मिल जाएगी आपको। अब मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट के आगे के मूव को सारे को डिलीट करता हूं। जो लाइव में ये धोखा कैसे देती है वो अभी हम देखेंगे, यहां कंफ्यूज कैसे करती है। तो जब इस पॉइंट पे पहुंचा था, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे ये वेव 1 है, ये 2 है, ये 3 कंप्लीट हुई, ये वेव 4 कंप्लीट हुई और ये 5 चल रही है। ये हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है, हमें पता नहीं होता इसके बाद इरेगुलर बनेगी। यहां पे हम यही सोचेंगे कि वेव 5 ऊपर की तरफ जाएगी। अब ये मूव होता है, अब ये इतना मूव हो गया, वेव 5 की प्रोग्रेस हमें दिख गई। यहां तक हम क्या सोच के चल रहे होते हैं कि ये वेव 4 के बाद ये वेव 5 की इंटरनल वेव 1 है, ये 2 है, ये 3 चल रही है, आगे जाके वेव 4 वेव 5 ऐसे बनेगी। ये हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है, नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस। और जो लोग सप्लाई डिमांड जोन या प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं, उनका होता है कि अगर ये हाई टूटा है, यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न बना है, यहाँ पे डबल टॉप के बाद ब्रेकआउट आया है, यहाँ सप्लाई जोन टूटा है,
तो प्राइस एक्शन और चार्ट पैटर्न्स के बहुत सारे पैटर्न्स भी यहाँ पे आपको ब्रेकआउट देंगे, तो आपको लगेगा ये बहुत और ऊपर जा सकता है, आपके टारगेट्स मिल जाते हैं। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, ये यहां से डिक्लाइन कर जाता है। हम ये ऐसा सोच के चल रहे थे कि 1 2 3 4 5 बनेगा, ऊपर जाएगा, लेकिन ये रिवर्स कर जाता है। वेव 4 वेव 1 के साथ ओवरलैप हो गई, कंफर्म हो जाता है ये 1 2 3 4 नहीं है। अगर 1 2 3 4 नहीं है तो ये क्या होगा, तो ये पैटर्न एबीसी होगा। तो जब ये ऊपर की तरफ एबीसी पैटर्न सी हो गया तो यहाँ पे हमें इंडिकेशन हो जाता है कि दोबारा से इरेगुलर करेक्शन पैटर्न बन रहा है। हम दोबारा से एक वेव सी का वेट करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि वेव 4 जो यहाँ हम मान के चल रहे थे कंप्लीट हुई, अभी तक यहाँ कंप्लीट नहीं हुई, कहीं यहाँ कंप्लीट होके 5 से दोबारा से बन सकती है। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्रेकआउट के बाद ज्यादा ऊपर नहीं जाती, रिवर्स कर जाती है। यहाँ पे जो लोग दोबारा से रीटेस्ट पे, ये सपोर्ट अच्छी होती है, रेजिस्टेंस अच्छी होती है, टूटी होती है, सपोर्ट पे दोबारा बाइंग करने की कोशिश करते हैं, उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं। एंड देन फिर ये और नीचे आती है, जब ये ज्यादा नीचे आती है ये लो तोड़ते हैं, तो बहुत सारे जो सप्लाई डिमांड यूज करते हैं, ये लो टूटने के बाद बहुत बार सेलिंग में आ जाते हैं। दोबारा से क्या होता है, ये रिवर्स कर जाती है, जो सेलिंग है उनका भी स्टॉप लॉस तोड़ती है। यहाँ पे जो वीक बायर्स होते हैं, जो जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, यहाँ पे बाइंग का स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, यहाँ पे सेलिंग करते हैं, सेलिंग का स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है। ये दोनों साइड के कमजोर ट्रेडर्स को वो मार्केट आउट करती है, देन एकदम से रिवर्स हो जाती है। तो ये इरेगुलर करेक्शन पैटर्न की एक्चुअली पर्सनैलिटी है कि ये कैसे कंफ्यूज करती है। ये कंफ्यूजिंग नहीं होती, ये चेंज ऑफ पैटर्न होता है। किसी वजह से, किसी एक्सटर्नल फैक्टर या कोई न्यूज या कोई डाटा, उसकी वजह से वो रिवर्स कर जाती है, पैटर्न को कंप्लीट नहीं करती, जो इंपल्स पैटर्न को उससे पहले डिक्लाइन कर जाती है। तो इरेगुलर करेक्शन पैटर्न फॉर्म होता है, लेकिन जब वो डिक्लाइन करती है, एक न्यू इरेगुलर करेक्शन बनता है और कंप्लीट होने के बाद वो जो अपना अपसाइड होता है दोबारा से रिज्यूम कर लेती है। यहाँ पे अगर आप इरेगुलर करेक्शन पैटर्न को अच्छी तरह समझते हैं, तो जब भी आप ये 1 2 3 मान के चल रहे थे, यहाँ पे आपको कंफर्म हो गया 1 2 3 नहीं एबीसी है, तो आपको पहले से पता होता है ये शार्प डिक्लाइन नीचे की तरफ हो सकता है, उसके बाद ये शार्प बाउंस हो सकता है। इस टाइम पे एक्चुअली इरेगुलर करेक्शन की वेव सी जो होती है वो ट्रेडर्स को डराती है, एक फियर क्रिएट करती है। लेकिन अगर आप पहले इस इरेगुलर करेक्शन पैटर्न को समझते हैं तो यहाँ पे आप डरेंगे नहीं, आप रेडी रहेंगे यहाँ पे एक्शन लेने के लिए, कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करने के लिए। तो ये हो गया, ये कैसे कंफ्यूज करती है और कैसे वीक ट्रेडर्स को आउट करती है, कैसे फाल्स ब्रेकआउट देती है। ये इरेगुलर करेक्शन पैटर्न जब फॉर्म हो रहा होता है तब हम इसको पहले से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ना ही हमें इसको पहले से एज्यूम करना चाहिए। यहाँ पे हम 1 2 3 मान के चल रहे होते हैं, जब 4 1 को ओवरलैप कर जाए, डाउट हो जाता है एबीसी हो सकती है, तब हमें एक पॉसिबिलिटी दिखती है कि रेगुलर करेक्शन पैटर्न बन सकता है। लेकिन जब ये कंप्लीट हो जाता है तब ये क्लियर दिखता है। अब मैं बताऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो ये कि इस इरेगुलर करेक्शन पैटर्न को मैनेज कैसे करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये बनने वाली है, या कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये कंप्लीट हो चुकी है, ताकि हम कॉन्फिडेंस के साथ एंट्री ले सकें। ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। अब हम चलते हैं कि इसको मैनेज कैसे करना है, उसकी ट्रिक्स एंड टिप्स। इस करेक्शन को मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका है 38% रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जो कि आपने बहुत बार एनालिसिस में देखा होगा कि मैं यूज करता ही रहता हूं। एक्चुअली ये 38% रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डेवलप ही ऐसे ही हुई थी। ये टफ कंडीशंस होती हैं जब इरेगुलर करेक्शन पैटर्न फॉर्म होता है। जब ये टफ पैटर्न फॉर्म होता है, ये इरेगुलर करेक्शन पैटर्न बन रहा होता है, पैटर्न चेंज होता है, उसको पहले से आइडेंटिफाई करके मैनेज कैसे करें, लॉस से कैसे बचें या अपॉर्चुनिटी को कैसे पकड़ें, उसी सर्च में ही ये 38% रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डेवलप हुई है। तो अब मैं बताता हूं वो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए मैं इसके आगे के मूव को डिलीट करता हूं। सपोज इस मूव को हम वेव 1 वेव 2 मान के चल रहे थे और आगे 3 एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 4 5 ऐसे बन सकती है। होगा क्या, यहां पे आगे एक और वेव बनेगी। सपोज यहां तक वेव बन गई। अभी हम इसके आगे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वेव 2 है, 3 चल रही है, तो 3 के अंदर भी 5 वे पैटर्न बनेगा। तो 5 वे पैटर्न में क्या करेंगे, हम इसको वेव 1 वेव 2 वेव 3 मान के चलेंगे, जहां तक भी ये जाती है कि आगे वेव 4 5 ऐसे बन सकती है। और इस वेव 3 की 23% 38% रिट्रेसमेंट कैलकुलेट करते रहेंगे, जैसे कि मैंने वेव 4 की रिट्रेसमेंट लिमिट्स चैप्टर में समझाया है। क्योंकि वेव 3 के बाद जो वेव 4 होगी, ज्यादा से ज्यादा
23%, 38% आ सकती है। तो हम ये कैलकुलेट करते रहेंगे, वेव जो 3 होगा इसका 23%, 38% कैलकुलेट करते रहेंगे। अभी तक ये हाइट रजिस्टर किया है तो यहां तक इसकी कैलकुलेशन करके रखेंगे। अब देखते हैं आगे कहां तक जाती है। इसने ये हाइट रजिस्टर किया तो ये हमारी रिट्रेसमेंट लेवल्स आ गई। एंड देन आगे देखते हैं अब क्या हुआ, यहां पे ये 38% रिट्रेसमेंट टूट गई। हम इसको 3 मान के चल रहे थे, 3 के बाद जो रिट्रेसमेंट है ये 4 की होगी। अब क्या 4 वेव 1 के साथ ओवरलैप कर गई है तो ये 1 2 3 4 5 नहीं हो सकती। तो यहां पे क्या होगा, ये वेव एबीसी होगी। तो जैसे ही एबीसी वेव बनी तभी हमें इंडिकेशन मिल गया कि ये जो वेव 2 है ये यहां कंप्लीट नहीं हुई है, ये इरेगुलर करेक्शन बनने वाली है, ये कहीं यहां कंप्लीट हो सकती है। एंड देन वेव 3 4 5 ऐसे कहीं जा सकती है। और इस वेव सी को हम एटलीस्ट यहां या यहां तक एक्सपेक्ट करेंगे, इस रेंज तक एक्सपेक्ट करेंगे। तो यहां पे क्या हुआ, सेम 38% रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अप्लाई हो गई। ये वेव एबीसी बन गई, सी के नीचे ब्रेकडाउन हुआ तो ये जो 23% 38% रेंज है ये सेम हमारी सेलिंग रेंज बन गई। अगर हमने नीचे की तरफ ट्रेड करना तो नीचे की तरफ भी ट्रेड कर सकते हैं, यहां तक के लिए ट्रेड कर सकते हैं। जैसे ही ये यहां से डिक्लाइन हुआ, इसके रेंज में एंटर की, ये सेलिंग रेंज हो गई। तो टारगेट हो गई हमारी ये रेंज, और यहां से इरेगुलर करेक्शन की वेव 2 कंप्लीट हो गई, 3 ऊपर जा सकती है। ये जो हमारी रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को तोड़े बगैर यहां तक आ सकती है और यहां आने के बाद यहां से रिवर्स होकर वापस जा सकती है। हमें पूरा का पूरा रोड मैप मिल गया, आगे के ट्रेड हम बड़े कॉन्फिडेंट के साथ प्लान कर सकते हैं। यहां पे अगर हमने सेलिंग की तो अब हम देखते हैं कि आगे कहां तक मूव हुआ। तो ये मूव यहां तक हो गया, ये अगर सेलिंग करते तो ये टारगेट भी अचीव हो गया। और ये जो वेव सी होती है, मैंने बोला इरेगुलर करेक्शन की वेव सी होती है, वो बड़ी डिस्ट्रक्टिव होती है। तो ये उसकी पर्सनैलिटी है, बहुत तेज आती है। जैसे ही हमें कंफर्म हुआ ये ब्रेकडाउन होने के बाद कि ये वेव इरेगुलर करेक्शन की वेव सी बनने वाली है, ब्रेकडाउन के बाद उसने रिटेस्ट किया एंड देन एक बड़ा शार्प डिक्लाइन दिया। तो वेव 2 हमारी यहां आ गई। इस वेव 2 में क्या बना, इरेगुलर करेक्शन जो कैसे बनी, ये वेव ए, ये वेव बी जो इरेगुलर है, ये वेव सी, एंड ये वेव 1 2, इसको कलर अलग दे देता हूं मैं, ये वेव 1, ये 2, हम आगे 3 एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, 2 के बाद 3 को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि रेगुलर करेक्शन कंप्लीट होगी तो 3 ऊपर जाएगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस वेव सी की भी 23% सेम स्ट्रेटजी जो हमने ऊपर की थी, इसकी भी 23%, 38%, यहां भी हम 38% रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। यहां भी हमें एबीसी पैटर्न दिखता है, वहीं पे हम 38% रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं। फिर जाएगा, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया, सी यहां कंप्लीट हो चुकी है। और अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 मान के चल रहे हैं। 3 गया तो सेम वेव 3 की हम 23% 38% रिट्रेसमेंट कैलकुलेट करते रहेंगे। ये पीछे की मैं डिलीट कर देता हूं, ये आप समझ चुके हैं। तो यहां तक पहुंचा तो सिर्फ फिर से इसकी 23% 38% कैलकुलेट करते रहते। अब क्या हुआ, ये नीचे आके ब्रेकडाउन हो गया। अब ब्रेकडाउन हो गया तो अब हमें ये पता चल गया कि ये वेव 2 3 नहीं है, क्योंकि 3 कंप्लीट हुई थी तो 4 जो है ये नीचे नहीं आनी चाहिए थी, 38% नहीं टूटनी चाहिए थी। दोबारा से यहाँ 38% रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अप्लाई हो गई। ये हमारी सेलिंग रेंज हो गई 38% रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बेस पे, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सेलिंग रेंज यहाँ जाके ये टारगेट अचीव करे। ये स्टार्ट ऑफ वेव 2 या ये इसके ऊपर जो फर्स्ट कैंडल बनी होती है ग्रीन कैंडल, ये रेंज है, यहां तक आ सकता है। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये ब्रेकडाउन होने के बाद सेलिंग रेंज में एंटर करके उसने टारगेट अचीव कर लिया। अब जब यहां पहुंचा तो हमें यह पता चल गया कि ये वेव 1 और वेव 2 नहीं थी, मतलब ये वेव 1 थी ये, और ये जो चल रही है वेव 2 चल रही है वो अभी भी यहां चल रही है, उसके अंदर कोई रेगुलर करेक्शन बन रही है। हमारा पैटर्न चेंज हो गया। देखिए कैसे पैटर्न चेंज हो रहे हैं। ये अगर आप इस रेगुलर करेक्शन को अच्छी तरह समझते हैं तो पैटर्न चेंज होते रहेंगे, लेकिन जहां जहां पैटर्न चेंज हो रहा है, इवन जब पैटर्न चेंज हो रहा है हमें वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है। नीचे से बाइंग किया, ऊपर से यहां एग्जिट करके दोबारा सेलिंग किया, यहां पे सेलिंग किया था। हम इंटरनल में 38% रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से हमें इंटरनल में अच्छे ट्रेड्स मिलते जा रहे हैं। ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न बन रहा है लेकिन हमें फिर भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। यहां आने के बाद हमें ये पता चला कि ये वेव ए है, ये वेव बी है, ये सी है रेगुलर की। तो सेम ये वेव जब सी आई तो सी की फिर से 23% 38% रिट्रेसमेंट कैलकुलेट करेंगे, वेट करेंगे आगे क्या हुआ। अब ये रिट्रेसमेंट यहां से कैलकुलेट की थी तो न्यू लो के हिसाब से करेंगे,
आगे देखेंगे, ये जहां ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद कंफर्म हो गया, 2 यहां कंप्लीट हो गई, इसके बाद यही बाइंग रेंज बन गई एंड कम से कम टारगेट हमारा ये आ गया, स्टॉप लॉस इसके नीचे 23% के नीचे, और टारगेट कम से कम टारगेट ये, उसके बाद वेव 3 है तो कितनी भी ऊपर जा सकती है। अगर आगे हम देखें तो यहीं पे इसने सपोर्ट लेके एक बहुत बड़ा बाउंस दिया है, यहाँ पे इसने मिनिमम टारगेट अपना अचीव कर लिया, यहाँ पे वेव 3 चल रही है, यहाँ पे टारगेट अचीव किया तो हमने 23% 38% कैलकुलेट की, तो ये आ गई हमारी रेंज। इसके 38% के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा, ब्रेक किया तो दोबारा से सेल करेंगे, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाता रहा है 38% नहीं ब्रेक हो रहा, जब तक नहीं ब्रेक होता तब तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं, ब्रेक हो गया तो एग्जिट कर सकते हैं। अब यहां तक पहुंच गए, इतनी छोटी सी रेंज में बाइंग करके आप यहां तक पहुंच गए। तो ऐसे ही इस इरेगुलर करेक्शन पैटर्न को 38% रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के साथ अच्छी तरह मैनेज किया जा सकता है। जितना भी कॉम्प्लेक्स पैटर्न बने, चाहे दूसरे कॉम्प्लेक्स पैटर्न को भी ये 38% रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के साथ अच्छी तरह मैनेज किया जा सकता है। उसके साथ साथ ये आपको 1:4 का रिस्क रिवार्ड भी देती है, कॉन्फिडेंट ट्रेड सेटअप देती है, कंफर्मेशन देती है, और इसमें जो भी ट्रेड होते हैं कॉन्फिडेंस के साथ होते हैं, और जो रिस्क रिवार्ड होता है हमेशा 1:4 रहेगा इसमें। एलिड वेब थ्योरी एनालिसिस में एनालिसिस के बाद जब हमें एक ट्रेड सेटअप प्लान करना होता है तो इस 38% रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को ही यूज करते हैं, और ये स्ट्रेटजी ऐसी है जिसे जो एलिड वेब थ्योरी नहीं भी जानते वो भी बड़े अच्छे तरीके से अपने ट्रेड प्लान करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये आपको एक कॉन्फिडेंट और कंप्लीट ट्रेड सेटअप देती है, एक कॉन्फिडेंट और लो रिस्क एंट्री रेंज देती है, एक एग्जैक्ट स्टॉप लॉस देती है, और एक एग्जैक्ट टारगेट देती है, और इसमें जो टारगेट होता है आपके स्टॉप लॉस से एटलीस्ट 4 गुना बड़ा होता है। स्टॉक मार्केट में बोला जाता है कि कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी जिसकी एक्यूरेसी 50% से ज्यादा हो और उसका रिस्क रिवार्ड 1:3 से ज्यादा हो, वो एक गोल्डन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है, और वैसी ही है ये 38% रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। इसकी एक्यूरेसी आपको 50 to 60% मिल जाती है, और इसका रिस्क रिवार्ड 1:3 से ज्यादा का ही रहता है। इस स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन करने के लिए एक सेपरेट वीडियो भी मैंने इसी चैनल पे पोस्ट की है, जिसका टाइटल होगा 38% रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, आप उसे देख सकते हैं। और सेम स्ट्रेटजी पे हमारा एक पेड कोर्स भी है जिसकी डिटेल्स आपको swiglu.com वेबसाइट पे मिल जाएंगी। ये एक 90 मिनट का रिकॉर्डेड कोर्स है, और इस कोर्स में 38% रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को प्रैक्टिकली ट्रेडिंग के लिए कैसे यूज किया जा सकता है, उसके सारे रूल्स, गाइडलाइंस, ट्रिक्स और टेक्निक्स इस कोर्स में एक्सप्लेन की गई हैं। और ये स्ट्रेटजी इतनी सिंपल है कि सिर्फ 90 मिनट्स की वीडियोस देखने के बाद आप स्ट्रेट वे इसको अप्लाई करना शुरू कर देंगे। इतनी सिंपल कि सिर्फ 90 मिनट्स में इसको सीखा जा सकता है, और इतनी इफेक्टिव कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मेथड्स भी इसको बीट नहीं कर सकते। इस कोर्स में आपको 90 मिनट्स की रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगी, और इसी कोर्स के साथ 1 मंथ की हमारी प्रीमियम सर्विसेज, और आपको एक प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो लर्नर्स हैं जिन्होंने इस कोर्स में एनरोल किया हुआ है बस वही हैं, वो अपने चार्ट्स, सेटअप्स सब शेयर करते रहते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, मैं रिप्लाई देता हूँ। वो एक बहुत ही अच्छा लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसमें कि जो आपने 38% रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कोर्स में सीखा है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरों को भी उसको अप्लाई करते हुए देख सकते हैं, और जल्दी सीख सकते हैं, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि 1 ईयर एसएस के साथ चलें, क्योंकि ये कोर्स इतना टफ नहीं है, बस 1 बार या 2 बार देखेंगे तो आपको ये दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो लाइफ टाइम जाने की जरूरत नहीं है। लाइफ टाइम कोर्स का प्राइस इसलिए ज्यादा है क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे हमने कोर्स होस्ट किया हुआ है वहां हमें चार्जेस पे करने पड़ते हैं, तो इसलिए लाइफ टाइम एक्सेस के लिए चाहिए तो ये थोड़ा महंगा होगा। बट ये कोर्स बहुत सिंपल है, आप 1 या 2 बार देखने के बाद ही इसको सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, और उसके बाद आपको मेरी लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगी, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं कभी भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो 1 ईयर की एक्सेस इस कोर्स में बहुत है। तो इस लेसन में हमने इरेगुलर करेक्शन पैटर्न को समझा, जाना कि इसके रूल्स क्या होते हैं, इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इसकी गाइडलाइंस क्या होती हैं, ये फॉर्म कैसे होता है, कंफ्यूज कैसे करता है, मार्केट में फियर कैसे क्रिएट करता है, और इसको कैसे पहचाना जा सकता है जब ये फॉर्म हो रहा होता है, और इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है 38% रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का यूज करके। तो नेक्स्ट लेसन रहेगा लेसन नंबर 14, वो रहेगा डबल जिगजैग करेक्शन। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि बहुत दिनों से मैंने एलिड वेब कोर्स की नेक्स्ट वीडियो नहीं डाली। मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि अब
कॉम्प्लेक्स पैटर्न स्टार्ट हो चुके हैं और एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न की वीडियो बनाने के लिए 1 हफ्ते से ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैंने जस्ट वीडियो बना देनी है। मैं वीडियो इस तरीके से बनाता हूँ कि आप सब इसको अच्छी तरह समझ सकें। उसके लिए रिसर्च भी चाहिए, उसके लिए ग्राफिक इलस्ट्रेशन भी चाहिए, एक अच्छी एग्जाम्पल्स भी चाहिए और वो वीडियो ऑर्गेनाइज्ड भी होनी चाहिए। तो ये सब प्लान करने में और एग्जीक्यूट करने में टाइम लगता है। तो प्लीज पेशेंस रखिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में भी 1 से 1.5 हफ्ता लग जाए, क्योंकि वो भी एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न है। जितनी जल्दी आपको है ये वीडियोस देखने की, उससे ज्यादा जल्दी मुझे है इसे पोस्ट करने की। तो पेशेंस रखिए, जैसे जैसे वीडियोस प्रिपेयर होते रहेंगी मैं पोस्ट करता रहूंगा। और नेक्स्ट वीडियो होगी लेसन नंबर 14, जो कि रहेगी डबल जिगजैग करेक्शन, जो कि एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन पैटर्न है एलिड थ्योरी का। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेश एनालिसिस के साथ या फ्रेश नॉलेज के साथ। धन्यवाद।